मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 भूगोल विषय में चैप्टर 13 भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि को पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर था इसमें हमने जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, इसको अच्छे से हमने समझ लिया था, पढ़ लिया था और कुछ डाउट्स थे वो भी क्लियर हो चुके हैं आपके। मैंने आपको मैप बनाने के लिए बोला था, वो भी मेरे ख्याल से आपके बन गए होंगे। इसका अगला जो टॉपिक रहता है हमारा वह है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जब हमारा टॉपिक शुरू हुआ था जनसंख्या का, और तब मैंने आपको एक बात कही थी कि जनसंख्या जो है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिल रही है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही पढ़ चुके हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि जो है भारत में भी बढ़ती जा रही है। जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या में भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है हर एक टाइम पीरियड के हिसाब से कभी इसमें वृद्धि हुई है, कभी इसमें कमी भी हुई है। तो 1871 से लेकर वर्तमान तक के जो आंकड़े दे रखे हैं या डेटा जो दे रखे हैं हमें, उन डेटा को एनालाइज करेंगे हम कि उस समय से लेकर अब तक के डेटा में कितना अप एंड डाउन्स हुए हैं, कितना ऊपर तक गया है, कितना नीचे तक गया है और क्या क्या कारण रहे हैं जिसके कारण से जनसंख्या में इतना उतार चढ़ाव जो है वो देखने को हमें मिला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जनसंख्या वृद्धि। 1871 के पूर्व भारत में जनसंख्या के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में संपूर्ण भारत में न होकर प्रयोगात्मक आधार पर देश के कुछ राज्यों तक ही संपन्न हुई थी। तो सबसे पहली जो जनगणना कब हुई थी? सबसे पहली जनगणना भारत की हुई थी 1872 में। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना। आगे देखो, इससे पूर्व विधिवत रूप से कोई जनगणना नहीं हुई, तो सबसे पहली जो जनगणना थी 1872 से, ये आपका इम्पोर्टेंट रहता है। आगे देखो, संपूर्ण देश के लिए समान आधारों पर जनसंख्या की प्रथम पूर्ण गणना 1881 में संपन्न हुई। देखो, आपको दो सन दे रखे हैं, एक 1872 और एक 1881। 1872 में तो क्या हुआ था, ये पहली जनगणना तो थी लेकिन कुछ ही राज्यों में हुई। लेकिन जब हम संपूर्ण देश की बात करते हैं कि पूरे देश में जो है जनगणना कब हुई थी प्रथम, तो वह हुई थी 1881 में। तो जब हमें सिर्फ अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1872 आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन आपको जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि संपूर्ण देश के लिए समान आधार पर जनसंख्या सर्वप्रथम कब हुई थी, तो 1881 में। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उनको आपको याद रखना है। ठीक है, जब वो चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको ये चीज़ बता चुकी थी कि जो हमारी जनगणना है वह कितने वर्षों के अंतराल से होती हैं, 10 वर्षों के अंतराल से होती है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि अभी जो नेक्स्ट जो जनगणना है वो 2021 में होने वाली है, यानी नेक्स्ट ईयर होने वाली है। ठीक है, तो ये हर 10 वर्षों से जो है ये जनगणना होती हैं। आगे देखिए, मोरलैंड के अनुसार 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में 10 करोड़ जनसंख्या का अनुमान है। सन 1850 के आसपास भारत में अनुमानित 15 करोड़ जनसंख्या थी। अब देखो, इसमें जो है हर एक टाइम पीरियड का, हर एक टाइम का जनसंख्या जो है आपको बताई जा रही है। या तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इसमें जितने भी डेटा दे रखे हैं इस चैप्टर में, अभी तक जितने भी डेटा आए हैं, आपको सारे लर्न नहीं करने। जो मैं बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, उनको ही लर्न करना है। अभी इसमें जनसंख्या वृद्धि में बहुत सारे डेटा आने वाले हैं, तो आपको सारे लर्न नहीं करने हैं और लर्न होंगे भी नहीं। आपको इम्पोर्टेंटली जो भी बनता है वही लर्न करना है। ठीक है, तो आगे देखो, 1881 के पूर्व जनगणना के अनुसार अविभाजित भारत की जनसंख्या 25 करोड़ थी। 1901 से 2011 तक की जनसंख्या की वृद्धि आपको सारणी दे रखी है नीचे 13.2, जिसमें आपको सारी जनसंख्या के कितनी वृद्धि हुई है, कितनी औसत वृद्धि हुई है, इसमें सब उतार चढ़ाव देखने को इस सारणी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आगे आपके दे रखा है, एक और सारणी दे रखी है, भारत में जन्म एवं मृत्यु दर एवं प्राकृतिक वृद्धि। कितनी हर एक 10 साल के टाइम पीरियड से कितनी जन्म दर
और मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर जो है इसके जो है सारे डेटा दे रखे हैं सारणी में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर 10 साल से होती है, हर एक 10 साल के टाइम पीरियड से, हर एक 10 साल के इंटरवल से जो है आपको इसमें डेटा दे रखे हैं सारणी के अंदर। तो ये वाले तो आपको लर्न नहीं करना है। आगे देखो, मैंने आपको टाइम पीरियड की बात कही थी कि अब देखो आपको एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम पीरियड दे रखा है कि जिसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई, जिसमें जनसंख्या वृद्धि हुई ही नहीं, और जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। ये 3 आपको टाइम पीरियड दे रखे हैं। पहला टाइम पीरियड है आपका मंद वृद्धि का काल 1901 से 1921। दूसरा जो है स्थिर वृद्धि का काल 1921 से 1951। तीसरा है तीव्र वृद्धि का काल 1951 से 1981। ठीक है, ये जो है आपके 3 जो है टाइम पीरियड दे रखे हैं। ठीक है, पहला टाइम पीरियड है मंद वृद्धि का काल। इस अवधि में क्या हुआ था कि जैसा कि ये टाइम पीरियड दे रखा है कि मंद वृद्धि का है, तो इसमें कोई ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई नहीं है। जो है 0.27% प्रतिवर्ष से बढ़ते हुए 23.84 करोड़ से बढ़कर 25.13 करोड़ हो गई। मतलब कि इसमें ज़्यादा आपको जो है आपको अंतर जो है देखने को इसमें नहीं मिलता है। 1911 से 21 दशक के दौरान देश में पड़ने वाले भीषण, अब देखो क्या कारण रहा कि यहाँ पर जो है मंद वृद्धि रही, जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई। तो वह कारण थे भीषण अकाल पड़ा उस समय, उस टाइम पीरियड के दौरान महामारी हुई, अन्न का अभाव हुआ, जिस कारण से जनसंख्या में जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर होने से जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि रही। ठीक है, उस समय क्या हुआ, जब इस तरह की बीमारी, खाने का अभाव, अकाल होगा तो जाहिर सी बात है कि उस समय जन्म दर तो कम होगी, उसके साथ में मृत्यु की जो मात्रा है वह बढ़ने लगी, मृत्यु ज़्यादा अधिकता उस समय होने लगी थी। तो ये कारण रहा था मंद वृद्धि का काल। आपको अगर इसमें डेटा वैसे इतना इसमें डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसका कारण है आपको ये पूछा जा सकता है कि मंद वृद्धि का काल जो था, क्या कारण था कि उस समय आपको नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। तो इसके मुख्य रूप से 3 पॉइंट है, भीषणाकाल, महामारी और अन्न अभाव, जिसके कारण से हमको जनसंख्या में जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर भी जो है वह उससे जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि रही। ठीक है, आगे देखो, स्थिर वृद्धि का काल कौन सा था, 1921 से 1951। 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान जनांकीय विभाजन कहा जाता है। इसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि को, अब देखो ये काल था जब जनसंख्या रुक गई थी। अब इसमें से भी कुछ डेटा दे रखे हैं आपको, इसके अलावा सिर्फ आपको कारण याद होना चाहिए। मुख्य रूप से यहाँ पर क्या कारण था कि स्थिर वृद्धि रही, तो इसका कारण था अकाल एवं महामारियों पर नियंत्रण हो गया उस समय। क्योंकि देखो हमने पहले जो काल देखा उसमें क्या देखा कि अकाल हो रहा है, महामारी हो रही है, अन्न का अभाव था, लेकिन अगला जो काल था स्थिर वृद्धि का काल, उस समय इन पर कंट्रोल कर लिया गया, नियंत्रण कर लिया गया, जिससे क्या हुआ कि मृत्यु दर में कमी हुई और जन्म दर जो थी वैसी की वैसी पूर्ववत जैसी थी वैसी बनी रही। तो जन्म दर तो जैसी पहले थी मंद वृद्धि के काल में वैसी ही रही, और मृत्यु दर में हमको कमी देखने को मिली, क्योंकि जो कारण थे मंद वृद्धि के कारण मंद वृद्धि हो रही थी, तो वो कारण पर नियंत्रण पा लिया गया। तो उस समय का काल में क्या हुआ, स्थिर वृद्धि का काल इसको कहा गया। आगे देखो, अब तीसरा पॉइंट है तीव्र वृद्धि का काल 1951 से लेकर 1981। अब इस समय जो है आपको 1951 से लेकर 1981 के मध्य जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, 2.2% की दर जो है से जो है जनसंख्या वृद्धि हुई, जिससे देश की जनसंख्या 32 करोड़ से अधिक हो गई। ठीक है, अब देखो ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है, 1961 से लेकर 71 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि 24.8% दर्ज हुआ। ये इम्पोर्टेंट है आपका, सर्वाधिक वृद्धि 61 से 71 में हुई थी। कितनी हुई थी, 24.8%। अंडरलाइन करना है इसको। सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी, 61 से लेकर 71 के मध्य 24.8% हुई थी। ठीक है, आगे देखो, इस अवधि में मृत्यु दर 27 प्रति हज़ार से घटकर 15 प्रति हज़ार पहुँच गई, जबकि जन्म दर की मात्र 4 प्रति हज़ार की गिरावट हुई। इसका परिणामस्वरूप जनसंख्या में उच्च वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। तो आपको इस पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी, 61 से 71 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि 24.8%। ठीक है, आगे देखो,
घटती वृद्धि का काल 1981 से 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि जो है घटती नज़र आ रही है। इसमें आपका हो गया इम्पोर्टेंट लाइन, इस दौरान जनधन 38 नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा एक बार आप पढ़ लेना, बाकी का इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखो, जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप 1991 से 2001 से 2011 के दशक के दौरान राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 10 की जनसंख्या वृद्धि दरों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि लगभग सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 1991 से 2001 की अपेक्षा 2001 से 11 में ह्रास दर्ज हुआ। 6 सर्वाधिक संकुल राज्य यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में 1991 से 2001 की अपेक्षा 2001 से लेकर 2011 में 10 की वृद्धि की दर की प्रतिशत में गिरावट दर्ज हुई और न्यूनतम ह्रास आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में अधिकतम हुआ। इसके विपरीत देखो, एक टाइम पीरियड दे रखा है आपको, ज़्यादा जो टाइम पीरियड जो लर्न होना चाहिए वह होना चाहिए 2001 से 2011 के मध्य, जो भी आपको देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक 2011 के बाद में जो है अभी तक जनगणना हुई नहीं है। अभी जो नए जनगणना के जो डेटा है वो 2021 में आएंगे। अभी तक कोई डेटा जो है उनका जो है अभी जो डेटा है उनका प्रकाशन नहीं हुआ है या न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ नहीं आया है, तो वो अगले साल ही जब जो होंगे वो पब्लिश होंगे। अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं, तो जब ये पब्लिश होंगे तब हमको लर्न करना है, और जब तक हमारी बुक में नहीं आता तब तक हमें ना तो लर्न करना है ना इसके बारे में अभी जानकारी रखनी है। अभी आपको सिर्फ 2001 से लेकर 2011 तक जो भी इससे रिलेटेड जो भी आपका बुक में है वही लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है। और इससे पहले का भी ज़्यादा नहीं करना है आपको। अभी जिससे कि इसमें दे रखा है 2001 से 2011 में ह्रास दर्ज हुआ, तो इसके जो स्टेट है वह आपको थोड़ा यूँ जानकारी रखना है कि कौन कौन से स्टेट हैं, कितनी वृद्धि हो रही है, कौन से स्टेट है जहाँ की आपको कम जो है न्यूनतम ह्रास देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ में आप केंद्र शासित प्रदेशों में भी अधिकतम और न्यूनतम का थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। आगे देखो, 2001 से 11 के दशक में छत्तीसगढ़, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी के अपवाद सहित सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 10 की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज हुई। अब ये 2-3 ये छत्तीसगढ़, तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर 10 की वृद्धि में, मतलब कि 10 की वृद्धि दर से आशय यहाँ पे ये है कि 10 सालों में 2001 से लेकर 2011 तक इस टाइम पीरियड में 10 की वृद्धि का आशय इन 10 सालों में है कि इन 10 सालों में कहाँ पर किन किन स्टेट में हमको वृद्धि दर जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। ये जो है 10 सालों का अंतराल जो है वो बता रहा है कि 10 सालों में किन किन स्टेट में आपको वृद्धि देखने को मिली है या ह्रास यानी गिरावट देखने को मिली है। अब सर्वाधिक ह्रास दर्ज करने वाले राज्य थे नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके आपको डेटा लर्न नहीं करना है, सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि कहाँ पर सर्वाधिक ह्रास हो रहा है, कहाँ पर जो है गिरावट आ रही है, कहाँ पर अधिकतम वृद्धि हो रही है, ये सब ध्यान रखना है। अब देखो, आगे जो है आपको 3 रूपों में डिवाइड कर रखा है, कौन स्टेट वाइज डिवाइड कर रखा है। अभी का ये 2001 से 2011 का है, जिसमें हमको ये पता चलेगा कि इस टाइम पीरियड में इन 10 सालों में कहाँ पर सर्वाधिक कौन कौन से ऐसे स्टेट थे जहाँ पर हमको सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली, कहाँ पर थे जिन पे सिर्फ मध्यम रहा, ना तो अधिक बढ़ा ना कम हुआ, और कौन सा वो स्टेट था जहाँ सबसे कम हुआ। ये तीनों जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये आपको अंडरलाइन करना है। 3 प्रकार के क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते, तीव्र, मध्यम और कम, ठीक है। देखो, तीव्र कौन से हैं जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मिली है हमको। भारत में इस अवधि में 30% से भी अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। राज्यों के अंतर्गत मुख्य रूप से है केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव। मध्यम में आते हैं जहाँ पर 20 से 30% के मध्य दशक की वृद्धि हुई है। उसमें आता है बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी। कम में आते हैं जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है, 20% से भी कम। आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, राजस्थान नहीं है इसमें, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल,
महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़ तथा लक्षद्वीप ये सबसे कम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र रहे। ये क्षेत्र जो है आप डिवाइड बाय आप लर्न करना, याद करना। और जैसा कि मैंने बोला कि आपको मैप पता होना चाहिए। मैप इसलिए ताकि अब जैसे कि मैंने अभी सारे नाम बोले ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में मैप आएगा और मैप में आपको वो स्थिति नज़र आएगी उन स्टेट की, ताकि आपको इससे जल्दी लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली सारे जो है ऑटोमेटिकली आपको डिवाइडेशन नज़र आएगा इसमें। अब जो जनसंख्या वृद्धि हुई है इसका प्रभाव क्या रहा है, ठीक है। तो 1901 में भारत की जनसंख्या सिर्फ कितनी थी, 23.8 करोड़ थी। 1991 में 84.64, 2001 में 10287 करोड़, और अभी वर्तमान में यानी कि 2011 में जो अभी हम पढ़ते हैं 2011 121.05 करोड़। तो आपको पहले तो लर्न करनी है 1901 की 23.8 करोड़, मतलब कि उस समय इतनी थी, और 2011 में कितनी हो गई 121.05 करोड़। ठीक है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, आगे देखो वृद्धि के परिणाम स्वरूप अब क्या क्या आर्थिक विकास के सारे प्रयास जो है, अब देखो इतनी सारी चीज़ें हुई है, इससे क्या क्या प्रभाव हो रहा है हमारे दैनिक जीवन में। भारत में शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत नीचा है, जो कि आप देख ही रहे हैं। देश में अभी भी लगभग 27% जनसंख्या शिक्षित नहीं है। अभी भी वर्तमान में भी हम जो आप गाँव की तरफ देखोगे तो बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाते हैं। अभी भी वो खेती की तरफ उनका रुझान होता है, खेल की तरफ उनका रुझान होता है, तो शिक्षा की तरफ उनका इस तरह से अट्रैक्शन नहीं होता है। अभी वर्तमान में भी जो है बच्चे अनपढ़ रहते हैं, तो शिक्षा का, और ये कारण है जनसंख्या वृद्धि का कारण। जनसंख्या वृद्धि से और आगे क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता कितनी थी, 73.0 है। स्त्रियों की ये याद होनी चाहिए, साक्षरता का प्रतिशत कितनी है। मैंने कहा ना 2011 का आपको हर चीज़ लर्न होना चाहिए। तो साक्षरता कितनी है भारत में, 73.0। स्त्रियों का साक्षरता अनुपात पुरुषों की अपेक्षा कम है। भारत में अधिकतम लोग रूढ़ियों तथा पुरानी परंपराओं से प्रभावित हैं। यही कारण रहता है कि महिलाओं और पुरुषों में अभी भी जो है मतभेद होता है, और महिलाओं की जो है, स्त्रियों की जो है साक्षरता हमें कम देखने को मिलती है। रूढ़िवादी परंपराएं जो होते हैं उनके कारण बच्चे पैदा होने के विरुद्ध कोई प्रयास नहीं करते, तब जनर उच्च स्तर की बने रहना स्वाभाविक है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लोगों में जागरूकता का अभाव है। आज भी जो है जैसा कि गवर्नमेंट के अनुसार बहुत रूल्स बनाए जाते हैं, बहुत सी जो है जागरूकता के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं कि जो बच्चे हैं वह 2 ही होने चाहिए, लेकिन अभी भी वर्तमान में भी जो है जनसंख्या वृद्धि जो देखने को मिलती है, 2 से अधिक बच्चे देखने को मिलते हैं। और ग्रामीण जीवन में अभी भी वही रूढ़िवाद या अंधविश्वास हमको देखने को मिलती हैं, जिसके और यही कारण रहता है कि अभी तक जनसंख्या वृद्धि जो है नियंत्रण में नहीं आ रही है और बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जब भारत में संयुक्त परिवार की प्रथा भी है। संयुक्त परिवार से क्या होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ पे भरण पोषण का दायित्व पेरेंट्स के पास में होता है। पेरेंट्स के पास भी ना होकर संपूर्ण परिवार पर होता है, अतः बच्चा पैदा होने के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं होती है। संयुक्त परिवार प्रथा विवाह की आयु के कम होने को भी प्रोत्साहित करती हैं। ये आप सभी को पता है कि वर्तमान में आज भी जो है संयुक्त परिवार में जो होता है एक एज भी होती है कि पहले क्या होता था कि बाल विवाह होते थे, जल्दी विवाह हो जाते थे, तो कम आयु में ही उनके जो है संतान की उत्पत्ति हो जाती थी। और आज भी क्या होता है कि अब जब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है, कानून बना दिया है कि जो गर्ल है 18 की होनी चाहिए, 21 का पुरुष होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि फिर भी बाल विवाह होते हैं। और अगर बाल विवाह नहीं होते तो जब ये लड़की 18 की होते ही उनका विवाह कर दिया जाता है। जबकि इसमें क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, उनकी जो है इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विवाह की जो आयु है कम, विवाह की आयु को जो है ये भी एक कारण रह जाता है कि वृद्धि के लिए, जनसंख्या वृद्धि के लिए। समाज में स्त्रियों का कम सम्मान होना भी परिवार के बड़े आकार का कारण बनता है। समाज में स्त्रियों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ लिया जाता है, तथा जैसा कि आप सभी को इस बारे में पता है, इसको ज़्यादा समझाने की ऐसे इतनी, क्योंकि आप भी इसी समाज का एक हिस्सा हो और आप ये सब आपने आसपास के इन्वायरमेंट में देखते हो। ठीक है, भारतीय समाज अभी बहुत हद तक ग्रामीण समाज है, जो कि आपको पता है। और इसके अलावा जो है जनसंख्या जो है गाँवों में 68.84%,
तथा शेष 31.16% जनसंख्या नगरों में रहती हैं। अभी भी वर्तमान में जनसंख्या सर्वाधिक गाँवों में ही रहती हैं। गाँवों की तरफ लोगों का ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, रुझान होता है। गाँवों में लोग सादा जीवन जीते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और गाँवों में जनधन ऊँची रहती हैं। लोगों का जो है, लोगों को सिर्फ इतना, गाँवों में जनसंख्या वृद्धि भी इसलिए होती है कि लोगों का वहाँ पे सिर्फ एक ही काम होता है, जो है कृषि करना, खाना पीना, और बस परिवार के लिए, उनके लिए इतना काफ़ी होता है, ठीक है। तो उनको इतना नहीं रहता है कि हम अपना परिवार जो है कंट्रोल करें, क्योंकि उन्हें कहीं इस चीज़ से रिलेटेड उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो कृषि करते हैं। उनके लिए खान पान के अलावा और कुछ सुख सुविधाओं की आवश्यकता भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का जो है कारण हमें गाँवों में अधिक देखने को मिलता है। अब जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव जो है वो देख लो। अनियंत्रित रूप से बढ़ रही आबादी हमारी, यह देश की विकास गतिविधियों को लगातार सीमित, नाकाफ़ी, अपर्याप्त साबित करने पर तुली हुई है। गाँव में से शहरों की ओर पलायन, आवास, खाद्यान्न, जलपूर्ति की समस्या, पारिस्थितिक असंतुलन की आदि बड़ी आबादी के परिणाम है। अब जनसंख्या वृद्धि से सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि, अभी आप देख रहे हो कि शहरों में सुख सुविधाएं देखते हैं, लोग गाँवों से शहरों की तरफ आते हैं, और जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो खाद्यान्न, जल की कमी तो आएगी। अब जनसंख्या बढ़ रहा है तो पर्यावरण में भी असंतुलन आएगा, ठीक है, और पर्यावरण की समस्या भी आएगी। इसके अलावा प्रकृति से हम बहुत अधिक दोहन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जनसंख्या, जितने ज़्यादा लोग होंगे दोहन के लिए उससे ज़्यादा उतनी ही आवश्यकताएं जो है वो चाहिए होगी। खेती करने के लिए भी, अधिक पैदावार करने के लिए कीटनाशकों का यूज़ करने लग गए हैं लोग। और अब जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो पशु पक्षियों का जीवन भी खतरे में आता है इससे। और प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, विषाक्तता बढ़ रही है। हम कितना जो है गाड़ीज़ का यूज़ करते हैं, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा प्रदूषण भी फैलता जा रहा है। इसके अलावा जल का स्तर जो है वह भी कम होता जा रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। पर्यटन स्थल जो हैं विकसित नहीं हो पा रहे हैं। गंदगी सर्वाधिक देखने को मिलती है। प्रकृति के ज़्यादातर लोग छेड़छाड़ करने लगे। हमने प्रकृति से रिलेटेड ही चीज़ें भी पढ़ चुके हैं हम, कि किस प्रकार जो है जनसंख्या वृद्धि से प्रकृति पर प्रभाव हो रहा है, जीव जंतुओं पर प्रभाव हो रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसके अलावा वनों की कटाई, अधिक जनसंख्या, वनों से रिलेटेड जो भी हमें आवश्यकता होती है वह भी हम कटाई करना अधिक शुरू करेंगे। इसके अलावा वाहनों का यूज़ आपको पता है कि ज़्यादा होने लगेगा। इसके अलावा कुपोषण का शिकार, भोजन की कम होगी पैदावार, तो फिर जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण कुपोषण का जो शिकार हो रहे अधिकतर लोग होंगे। आए दिन भूख से मरेंगे बच्चे, और देश का आर्थिक विकास जो है वह भी, उस पर भी जो है इसका इफ़ेक्ट होता है। और समाज में झगड़े, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद आदि को प्रोत्साहन मिलने से कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसके अलावा अनेक बीमारियां भी होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसके सामाजिक और आर्थिक। वैसे इसका इतना कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा प्रभाव में आप मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये सब पता है, ठीक है। इसके अलावा इसके उपाय जो, अब जैसे जो मैं आपको पहले एक बार ही बता चुकी हूँ, 11th में भी बताया था, अभी और बता देती हूँ मैं आपको, कि जो किसी भी समस्या के कारण होते हैं उन कारण में ही हमारे उपाय होते हैं। हमने कारण पढ़ा विवाह की आयु, तो इसका उपाय क्या होगा? विवाह की आयु कम हो रही है तो उसको बढ़ा दो, ये हो गया इसका उपाय, यही आपका उपाय है। आर्थिक समृद्धि, तो जो हमने कहा कि जो चीज़ें निम्न स्तर की हैं उसको बढ़ाओ और आर्थिक स्तर की समृद्धि लेके आओ। भौतिक रुचि, उत्पादन में वृद्धि में प्रयास करो, ठीक है। जीवन स्तर को बढ़ाओ। अब हमने कहा कि इस जनसंख्या वृद्धि से शिक्षा में कमी आ रही है, तो वो बस इसका उपाय ये हो गया, शिक्षा में वृद्धि करो। और जब हमने कहा कि जो है जागरूकता कम है, गवर्नमेंट द्वारा जागरूकता कम हो रही है, तो बस इसका कारण, इसका एक उपाय हो गया परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार करना। तो जो इसके कारण रहे हैं वही क्या रहेंगे इसके उपाय। आज का जो चैप्टर है आपका यहीं समाप्त होता है। कल अपन नेक्स्ट जो होगा आपका चैप्टर वह लेंगे, और जो समझ में नहीं आया है मुझसे पूछना है, ठीक है। और जो मैंने अंडरलाइन करवाए उसको लर्न कर लेना। ये एक बार ही महत्वपूर्ण बिंदु जो है आप एक बार पढ़ लेना इनको, ठीक है। और क्वेश्चन जो है अति लघुत्मक तक करने हैं आपको अपनी नोटबुक में, सिर्फ अति लघुत्मक ही करने हैं। नहीं आता है तो मुझे पूछना है आपको, ठीक है।
आज इतना ही, कल अपन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू।